नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। जमीन पर बिछी बर्फ की सफेद चादर अगर आपको लुभाती है, आसमान से गिरते बर्फ के फाहों की हसरत अगर आपने पाल रखी है, तो फिर उत्तराखंड के औली की तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल औली नहीं बर्फ लोक में तब्दील हो गई है। तो नए साल के आगमन से पहले ही नए साल के जश्न की तस्वीरें औली में नजर आने लगी हैं। दुनिया भर से जो सैलानी यहां आ रहे हैं, वो बर्फ लोक में जश्न जरूर मना रहे हैं। बर्फ ही बर्फ, चांदी की चादर में ढकी आसमान को छूती पर्वतों की चोटियां। ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी। जो एक बार आए वो बार बार आने का वादा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मैंने सुना था औली के बारे में और अभी एक्सपीरियंस भी कर लिए। इट्स लाइक हेवन। मैं कहना चाहूँगा कि औली आए, लोग देखें यहाँ की खूबसूरती। जितनी हसीन वादियाँ हैं यहाँ पे, उतना नज़ारा शायद कहीं और देखने को ना मिले। जी हाँ, ये औली की खूबसूरती है जहाँ आज हम आपको लेकर चलेंगे। यूँ तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, मगर ये मशहूर है यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों के लिए और हंसी वादियों के लिए। इन्हीं हंसी वादियों में से एक है हिमक्रीड़ा स्थल औली, जिसे कुदरत ने अपनी नेमतों से सजाया है। यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता, वाकई कुदरत ने इसे अपनी नेमतों से सजाया है। गर्मियों में जहां हरे मखमली बुग्याल यहाँ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं, तो वहीं शीतकाल में यहाँ चांदी सी चमकने वाली बर्फ की सफेद कालीन सैलानियों को बरबस अपनी ओर खींच ले आती है। मैंने जो आज ये सुना था ना, आज तक मैंने बस औली के बारे में सुना था। जब मैंने आज आके देखा ना, इससे ज्यादा कोई बेस्ट जगह हो ही नहीं, बेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना एंजॉय मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं करा है। तो मैं औली आके इतना ज्यादा खुश हुआ हूँ कि बस बहुत ज्यादा। खून जमा देने वाली ठंड के बीच मस्ती की ये तस्वीरें जो भी देखता है, उसका मन यहाँ आने के लिए मचल उठता है। उत्तराखंड के चमोली में औली देश का सबसे फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशन है। ये जगह लंबे समय से टूरिस्ट और एडवेंचर पसंद करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। स्कीइंग के अलावा यहाँ आप नंदा देवी, माना पर्वत और कामेट जैसे पर्वत श्रृंखलाओं को भी देख सकते हैं। बर्फ से घिरी हिमालय की पहाड़ियाँ, शाहबलूत यानी ओक और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे घास के मैदान और पहाड़ों की ढलान, जिसकी ऊंचाई 2519 मीटर से 3049 मीटर के बीच है। मेरा नाम प्रेम यादव और मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। और यहाँ का जो मैंने मौसम देखा है आने के बाद में, हालांकि मैं आता रहता हूँ, पर इतना स्नो, इतना मजा मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर जितना इतना है। अगर कुदरत का करिश्मा, कुदरत की नजाकत, जो प्रकृति उन्होंने अपने हाथ से बनाई है, देखनी हो तो औली से अच्छी जगह इस टाइम कोई है भी नहीं और ना होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हिमाचल फेल, कश्मीर फेल, उत्तराखंड मेरा औली। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पहुँचे कैसे, तो इसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले औली के खूबसूरत नजारों को देखिए। ऐसी दिव्य तस्वीरों के दर्शन चमोली के सीमांत जोशीमठ से ही शुरू हो जाते हैं। और जब आप
औली पहुंचते हैं तो ये रोपवे आपको कुदरत की सबसे अनुपम धरोहर से मिलवाने ले जाता है, जिसका सफर आपको रोमांचित कर देगा। भारत की सबसे लंबी रोपवे कही जाने वाली औली रोपवे, इस रोपवे के जरिए जो है जोशीमठ से औली तक पहुंचा जाता है और इस वक्त हम औली रोपवे के जरिए जो है औली तक पहुंच रहे हैं। मेरे साथ सैलानी है जो इस रोपवे का भी जो है आनंद ले रहे हैं औली पहुंचने के लिए। कुछ सैलानी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनको यहाँ पर जो है फील हो रहा है और कितनी एक्साइटिंग उनको इस रोपवे के जरिए औली जाने में मिल रही है। आप कहाँ से हैं और कितनी एक्साइटिंग आपको इस औली? बहुत एक्साइटमेंट है मुझे और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा ये एक्सपीरियंस और ये इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट रोपवे, तो उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे रोपवे का? हम यहाँ पे दिल्ली से आए हैं, तो यहाँ पे नज़ारे देख के एकदम ही ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए हैं और दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि जितना हो सके हर चीज़ को अपने आंखों में बसा लें और हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे। मेरे साथ यहाँ पर GMBN के कर्मचारी भी हैं, क्योंकि इस रोपवे का संचालन GMBN के माध्यम से होता है। तो मेरे साथ यहाँ पे GMBN के कर्मचारी, उनसे जानते हैं कि क्या खासियत इस रोपवे की है और किस तरीके से वो सैलानियों को इस रोपवे के माध्यम से औली तक पहुँचाते हैं। क्या खासियत इसकी? देखिए साहब, ये जो है रोपवे जोशीमठ से औली, सबसे पहले आदिगुरु शंकराचार्य का मठ, जो आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, ज्ञान प्राप्त, ज्योति दर्शन हुए, इसलिए इस जगह का नाम है ज्योतिर्मठ। और ज्योतिर्मठ को, जोशीमठ यानी ज्योतिर्मठ को दिखाते हुए ये सारे पीक्स, लेफ्ट से माना पीक, उसके लेफ्ट में है हेमकुंड साहिब, उसके लेफ्ट में 3 पीक एक साथ हैं जिनको कहते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय बोलो कन्हैया लाल की। बर्मल पीक जो स्ट्रीट फ्लावर होता है उसी के शेप में है यहाँ पर, इसको कहते हैं बर्मल पीक। और आफ्टर जो टावर नंबर 5 के बाद दिखाई देती इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी 7817 मीटर, उसके राइट हैंड में त्रिशूल और नंदा देवी के लेफ्ट में है। इस रोपवे की अगर बात करें तो क्या खासियत इस रोपवे की है? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है अपने आप में, मैं तो ये सोचता हूँ, मैं भी बहुत जगह रोपवे में घुमा हूँ, आपके मनाली में गया हूँ और ये क्या कहते हैं सहस्त्रधारा में, जितने भी रोपवे मसूरी में है, लेकिन औली रोपवे अपने आप में जो स्ट्रेनिंग है, स्ट्रेनिंग से जो व्यू आप देख रहे हैं ना, वो व्यू आपको कहीं से मिलेगा, कहीं से नहीं मिले सकते। मेरे साथ एक छोटा से टूरिस्ट है, वो वेस्ट बंगाल से अपने को बता रहे हैं। कैसा लग रहा है रोपवे से? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं औली आया हूँ और इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल में जुलुक पे गया था, वहाँ पे भी स्नो मिला था, लेकिन इतना स्नो कहीं भी नहीं मिला, यही पहले बार देखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो रोपवे के जरिए जो है औली घूमने निकल रहे हैं, उनमें कितना उत्साह है। रोपवे से जब आप इस बर्फ के समंदर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ की सावधानियों के बारे में ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ कई फीट मोटी बर्फ की परत जमी होती है जो बुरबुरी होती है, जिसमें आप फंस भी सकते हैं। औली में जो है बर्फ अगर ज्यादा है तो कैसे उसमें चले, इस चीज के लिए आपको एक थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको ठंड लग सकती है, तो टोपी भी साथ में रखिए और जो स्नो रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए खास तरीके से आप गोगल्स रखिए, ताकि जो है आंखों को नुकसान न पहुंचे और ठंड न लगे, इसलिए टोपी भी साथ में रखिए। और कच्ची बर्फ पर किस तरीके से चलना है आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त कच्ची बर्फ में यहाँ पर चल रहे हैं और ये कच्ची बर्फ कितनी गहरी हो सकती है इसका हमको अंदाजा नहीं है, लेकिन हमको धीरे धीरे चलना है। और कच्ची बर्फ पे चलते आप देख सकते हैं ये कच्ची बर्फ है, लेकिन कहीं पे ज्यादा भी हो सकती है, इस तरीके से भी कहीं गिर सकता है आदमी, लेकिन हमको सावधानी के साथ यहाँ पर इस बर्फ से निकलना है। और आप देख सकते हैं मैं इस बर्फ में इतना अभी डूब रहा हूँ, लेकिन मुझे उठना है, तो उठने के लिए मुझे जो है किसी लट्ठी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे लट्ठी नहीं मिली तो मैं नहीं निकल सकता हूँ। और इसके बीच जो है हमको इस तरीके से सावधानी के साथ बर्फ से भी निकलना है, और क्योंकि हमको कुदरत ने ये अनुपम धरोहर तो दी है, लेकिन इसकी सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा करना हमारी खुद की जिम्मेदारी भी है। जब आप बर्फ की नेचर को समझ लेते हैं तो यहाँ खेलने में आनंद और बढ़ जाता है, और इसके बाद आप इन्हीं पर्यटकों की तरह यहाँ पर खुलकर मस्ती कर सकते हैं। इनमें से कोई दिल्ली से आया है तो कोई गुजरात से। बर्फबारी यहाँ हजारों लोगों को खींच लाई है। कोई देसी गानों पर थिरक रहा है तो कोई विदेशी गानों की धुन पर झूम उठा है। इस वक्त हम औली में हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ टूरिस्ट जो है इस खूबसूरत
ओली का नज़ारा ले रहे हैं और जो यहाँ पर बर्फ है, इस बर्फ में जो है पूरी मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आखिर खेले भी क्यों नहीं, ये कुदरत का जो नज़ारा उन्हें यहाँ मिला है उसका वो पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से टूरिस्ट यहाँ जो है बर्फ के साथ खेल रहे हैं, अठखेलियाँ कर रहे हैं। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुदरत का तोहफा है, हम लोगों के लिए कुदरत का एक तोहफा है और अब हमें इसे जीना है। और शायद इसी मैसेज को लेते हुए जो है देश विदेश से सैलानी ओली में पहुंचे हैं और ओली की इन हसीन वादियों का आनंद ले रहे हैं। यकीनन कल्पनाओं से भी खूबसूरत है ओली। लोग स्विट्जरलैंड की बर्फ को देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन जो ओली में एक बार आ जाता है उसे लगता है कि स्विट्जरलैंड भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरा नाम ऋतु है, हम लोग मुंबई से आए हैं। हमारे फ्रेंड्स, हम लोग को प्लान करना था, हम लोग ने गूगल सर्च किया, हम लोग ने जैसा सोचा था एकदम वैसा ही है। स्विट्जरलैंड भी पानी कम चाय है ओली के सामने। तो कैसा लगा कि क्या बहुत अच्छा क्लाइमेट है, हम घूम फिर, स्नो भी बहुत अच्छा बढ़िया है, ज्यादा ठंड भी नहीं है, फोटोज भी अच्छे निकाल सकते हैं। सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही नहीं बल्कि इसकी सुंदरता कुछ ऐसी है कि सैलानियों की भीड़ यहाँ हर मौसम में बनी रहती है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त, ओली हर पहर में एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता हुआ नजर आता है। मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा ओली में आके। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बर्फ बहुत सारी है यहाँ पे, सूरज देवता जो है वो भी हमारे पास बहुत मेहरबान है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे को ना ठंड लग रही ना गर्मी लग रही, बहुत अच्छा मौसम हमारे का लगा यहाँ का। और मैंने पहली बार इतनी सारी बर्फ देखी है। ओली के बारे में जैसा सुना क्या वैसी दिखी ओली? ज्यादा सुना था, बहुत साल से सुनते आ रहे थे ओली के बारे में, लेकिन आज हमें उससे बहुत ज्यादा देखने को मिला और बहुत हमारे को ज्यादा अचीवमेंट नजर आई यहाँ पे हमारे को। ओली सबसे पहले 1936 में जॉर्ज बर्नार्डिस ने इस खूबसूरत ढलानों में को खोजा था। और ओली की जो खूबसूरत ढलान है जिसको कि एशिया की सबसे बेहतरीन स्कीइंग स्लोप के रूप में जाना जाता है ओली को। और इसको जो है सबसे पहले जो है जॉर्ज बर्नार्डिस ने 1936 में इसको खोजा था और उसके बाद जो है लोगों का यहाँ पे आना हुआ था। और अब जो है ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी एक विशेष यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बात करे था साड़ी की मन कमे बहु सब काली। बात करे था साड़ी की मन कमे बहु सब काली। ओली की तस्वीरें इन दिनों जन्नत सी हो गई हैं, लिहाजा यहां सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। खास बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी नए साल के जश्न के लिए लोग ओली को तरजीह दे रहे हैं। ओली में इस बार कुछ इस कदर बर्फबारी हुई है कि सैलानी खुद इसमें डूबने को तैयार हैं। कोई दौड़ लगा रहा है तो कोई ऊंचाई से फिसलते हुए नीचे आने का आनंद उठा रहा है। अपने अपने तरीके से लोग इस बर्फ में खेल रहे हैं। ओली को विश्व पटल पर तब और पहचान मिली जब 1994 में यहाँ रोपवे बनकर तैयार हुआ। साथ ही यहाँ स्कीयर्स को भी ओली की इन खूबसूरत ढलानों पर अपने करतब दिखाने का मौका मिला था, जिसके बाद से यहाँ कई नेशनल विंटर गेम्स भी हो चुके हैं। यह स्कीइंग ट्रेनर भी इस बार की बर्फबारी से काफी उत्साहित हैं। आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपको ओली नजर आई?
मैं बेंगलुरु से आया हूँ और सोलो ट्रैवलर हूँ मैं। पहली बार ओली आया हूँ। अंदाज़ा नहीं था कि इतना अच्छा होगा और इतना बर्फ़ होगा। बहुत अच्छा है, स्विट्ज़रलैंड की जैसा ही है। सर ये स्कीइंग के लिए बहुत अच्छी बर्फ़ है सर, क्योंकि ये कम से कम 4 फीट बर्फ़ है यहाँ पे स्कीइंग के लिए। किस तरीके से यहाँ पे आप लोग स्कीइंग करा रहे हैं अभी? सर हम तो यहाँ पे स्कीइंग कराते हम तो 85 से कराते हैं यहाँ पे स्कीइंग। अभी तो हमको स्कीइंग कराते 36 साल होगी सर। ओली हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी जगह है ये, और यहाँ पे आके मतलब जितना सुना था वैसा ही निकला ये, और पूरे पैसे वसूल हो गए हमारे यहाँ पे आके। पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों की खुशियां भी बढ़ी हैं, क्योंकि पर्यटकों के बढ़ने से कारोबार में भी इजाफा हुआ है। ओली पहुंचने के बाद यहाँ दिन भर सैलानी कुदरत के इस उपहार का दीदार करते हैं, तो वहीं रात को रुकने के लिए यहाँ प्राइवेट होटल के साथ ही पर्यटन विभाग के भी गेस्ट हाउस हैं। मैं यहाँ पे स्थानीय नागरिक हूँ और यहाँ पे हम दुकान और स्की का व्यवसाय करते हैं, और हम इस बार जो बर्फ़ बहुत पहले ही आ चुकी है, और ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशखबरी है इस बात की कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। ओली आने से पहले आपको होटल्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी कम हो जाती है। बर्फ इस समय टाइम से पड़ गई है और हम लोग ज्यादातर यहाँ पे स्की सेट वगैरह, जूते, ग्लव्स और टोपियाँ वगैरह यहाँ पर रेंट पे उपलब्ध करवाते हैं। यात्री बड़े खुशी खुशी यहाँ से ले जाते हैं और उसका जो वापसी में हमको दे जाते हैं सामान वापस, और प्लस रेंट दे जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पहुँचे कैसे, और साथ में वो क्या चीज लाएं जो यहाँ के वातावरण में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चूँकि ये ठंडा इलाका है तो गर्म कपड़े तो लाने ही होंगे, और बर्फीली वादियाँ होने के चलते काला चश्मा भी बेहद जरूरी होता है, ताकि सनलाइट पड़ने के बाद आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो ओली से सबसे नजदीक देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। जॉली ग्रांट से 220 किलोमीटर दूर है ओली। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु से यहाँ के लिए फ्लाइट्स आती रहती हैं, और फिर सड़क मार्ग से आप ओली तक जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो ऋषिकेश तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, और फिर वहाँ से 230 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ से कैब, टैक्सी या फिर बस भी मिल जाती है। सड़क मार्ग के जरिए ओली जाने का आपका एक्सपीरियंस जीवन भर याद रहने वाला सफर होगा, क्योंकि सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाली प्राकृतिक खूबसूरती आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देंगे। सड़क मार्ग से ओली पहुंचने के बाद आपको रोपवे से उस जगह जाना होता है जहां पर जाने के लिए आप बेताब रहते हैं। रोपवे का सफर भी काफी रोमांचक होता है। रोपवे से अगर ओली जाया जाता है, पर्यटक अगर रोपवे से जाते हैं तो 4.25 किलोमीटर लंबा है रोपवे। 6000 फीट से 10,200 फीट तक लेके जाते हैं, जिसमें 22 मिनट का समय लगता है, और 25 लोग एट अ टाइम एक ट्रॉली में जा सकते हैं। वैसे तो आप साल के 365 दिन ओली जा सकते हैं, लेकिन ओली स्नो स्कीइंग के लिए फेमस है, तो लिहाजा यहाँ आप भी स्कीइंग के इरादे से ही ओली जाना चाहेंगे तो नवंबर से मार्च के बीच का समय सबसे बेस्ट रहेगा। दिसंबर से फरवरी के बीच भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ का वातावरण काफी ठंडा रहता है। ये जन्नत है, ऐसा क्लाइमेट आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे आओ, पर एक चीज है कि यहाँ पे वेदर देख के आओ। आप आओ, पूरा एंजॉय करोगे, आप पूरा दिन रह सकते हो। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बाकी सब बढ़िया है यहाँ पे। उम्मीद है कि इन पर्यटकों की तरह आपने भी न्यूज़ 18 पर ओली का दीदार कर लिया होगा। वाकई ये खूबसूरत है। वक्त निकालिए, ओली आपका इंतजार कर रही है। नेचर का एक गिफ्ट सिर्फ आपके लिए है। कुदरत की इस अनुपम धरोहर को हमने अपने न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको दिखाया है। आपको बताना होगा कि आखिर कैसी लगी ये खूबसूरत ओली। क्या ऐसे ही लगी जैसा आपने सोचा था, या फिर उससे कुछ और ज्यादा ही खूबसूरत? प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 ओली। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, और ताजा हुई बर्फबारी के बाद तो केदारनाथ मंदिर बर्फ से आधा ढक चुका है। कई घर पूरी तरह बर्फ में समा चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ में बर्फ ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है।
बर्फ हिमालय का अलंकार है और सर्दियों के सीजन में यही बर्फबारी केदारनाथ और बद्रीनाथ की खूबसूरती बढ़ा रही है। तस्वीरें बिल्कुल ताजा बर्फबारी की हैं। पहले आपको केदारनाथ लेकर चलते हैं। भारी बर्फबारी के बाद भगवान शिव का परम धाम केदारनाथ बर्फ की 6 से 7 फीट मोटी सफेद चादर से ढक गया है। मंदिर का मुख्य द्वार आधा बर्फ में डूब गया है। यहाँ बनाई गई धर्मशाला और मकान में कई पूरे के पूरे बर्फ में डूब चुके हैं, तो कई 2 मंजिला मकान आधे से ज्यादा बर्फ के आगोश में समा चुके हैं। यहाँ तक कि केदारनाथ के पास बनाया गया पुल भी पूरी तरह बर्फ में ढक चुका है। नदियाँ जम चुकी हैं और आने जाने के रास्ते तक नहीं बचे हैं। केदारनाथ में क्या घाटी और क्या पहाड़, सब कुछ बर्फबारी के बाद बराबर हो चुका है और सिर्फ सफेद ढलान यहाँ नजर आ रहे हैं। जहाँ तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही दिख रही है और यही नहीं, लगातार बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है और 25 दिसंबर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ऐसे में अब केदारनाथ धाम से प्रशासन ने सभी पुनर्निर्माण कर्मियों को भी वापस बुला लिया है। वहाँ पर 6 से 7 फीट बर्फ पड़ चुकी है और पुनर्निर्माण कार्य अभी नहीं किए जा रहे हैं। बर्फबारी के बाद आसमान पूरी तरह साफ है, धूप खिली हुई है और बद्रीनाथ के पीछे के पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण भी पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका है और साथ ही बद्रीपुरी का हर मकान बर्फ से ढका ढका नजर आ रहा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके बाद आस्था के दोनों ही धाम बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ से प्रभात पुरोहित और केदारनाथ से शैलेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।